संगठन का। लास्की के अनुसार सरकार को नेताओं की आवश्यकता होती है जिसे संगठित लोगों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था में अनियंत्रित भीड़ का कोई स्थान नहीं होता है। संगठित दल मुद्दों को पहचानकर लोकप्रिय जनादेश प्राप्त करते हैं। आवर्तक चुनाव दलों को अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे इन मुद्दों को प्रस्तुत कर सकें और यदि उन्हें लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त हो गया है तब वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में शासन का आधार बनते हैं। राजनीतिक दलों को विविध प्रकार के कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण उपकारक होते हैं जिन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता लेकर उसे नियंत्रित करना पड़ता है। वे उम्मीदवारों को खड़ा कर उनका समर्थन प्राप्त करते हैं और यदि वे सत्ता में मत द्वारा चुने जाते हैं तब वे विशेष अवधि के लिए राज्य का शासन करते हैं। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है किंतु द्विदलीय व्यवस्था सामान्यतः इस स्थिति में रहती है कि निर्वाचक गणों के समक्ष दो स्पष्ट विकल्पों को प्रदान कर सकती है और स्थायी सरकार भी उपलब्ध कराती है जो उत्तरदायी है तथा एक विरोधी भी है जो जिम्मेदार ढंग से शासन करने वाले दल को सर्वथा निगरानी और नियंत्रण में रखती है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को गिरने नहीं दिया जाता है। हालांकि कई देशों में बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं। ये दल लोगों के सामने व्यापक चयन और विकल्प को रखते हैं किंतु अधिकतर इसमें सरकार की अस्थिरता बनी रहती है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत और बाहर विभिन्न कार्य करते हैं। दूसरे दल एवं संस्था के साथ नेतृत्व तथा नीतियां, आंतरिक प्रक्रियाएं तथा अंतःक्रिया का प्रतिरूप शासन की व्यवस्था के लिए गहरा परिणाम हो सकता है। जिस प्रकार जोया हसन का कहना है, दल एक प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में मुख्य राजनीतिक संस्थान है और दल 3 मुख्य कार्य नियमतः पूरा करता है। वे हैं लोक कार्यालय के लिए उम्मीदवार का मनोनयन, लोगों के लिए मुद्दों का निर्माण एवं स्थापन तथा उम्मीदवारों और नीतियों के लिए चुनावों में समर्थन प्राप्त करना। दूसरे संस्थान भी इसी कार्यों को पूरा करते हैं किंतु वे एच सोमनी के अनुसार जो दलों में भेद करता है वह है संयोजन अनुबंध पर बल। दलों को उनके सदस्य तथा अन्य द्वारा नागरिकों और नीति निर्णायकों के बीच संबंध स्थापित करने की एजेंसियों के रूप में देखा जा रहा है। उनका महत्वपूर्ण औचित्य है शासक एवं शासित हुए लोगों के बीच ठोस संबंध का निर्माण करना। किंतु क्योवानी सार्टोरी ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं कि दल के सदस्य स्वयं से प्रयत्न नहीं करते। शक्ति के लिए जिज्ञासु होना राजनीतिज्ञों में सर्वथा रहता है। यदि दल के राजनीतिज्ञ पूर्णतः स्वार्थ से प्रेरित होते हैं तब उनका व्यवहार अभिप्रेरणा से हट जाता है। यदि व्यवस्था के अवरोध कार्य रहे हों, दल सामूहिक लाभ में सहायक होते हैं, एक ऐसा साध्य जो उम्मीदवार का निजी लाभ नहीं है। दल लोगों को सरकार के साथ जोड़ता है। इस इकाई में आप विभिन्न प्रकार के दल एवं विभिन्न प्रकार की दलीय प्रणाली को उनकी भिन्न भिन्न भूमिका के साथ पढ़ेंगे। स्वाभाविक है कि दलों और दलीय प्रणाली के विश्लेषण में विभिन्न देशों से उदाहरण भी दिए जाएंगे। 23.2 राजनीतिक दलों की परिभाषा। आधुनिक राज्य में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होती हैं। दल की परिभाषा में हम इसे लोगों का संगठित समूह कह सकते हैं जिसमें स्पष्ट सिद्धांत होता है और जो सुपरिभाषित नीतियों पर आधारित होता है और इसके उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं। दल का नेतृत्व सुनिश्चित होता है और इसका अंतिम लक्ष्य होता है राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर राजनीतिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। वो प्रजातांत्रिक चुनावों द्वारा सामान्यतः शक्ति प्राप्त करके होता है। उपर्युक्त 2 वाक्यों से आप राजनीतिक दल के अर्थ एवं उद्देश्य को समझ पाएंगे। 1770 में एडमंड बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार दी: दल पुरुषों की एक संस्था है जो अपने संयुक्त उद्यमों को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो किसी विशिष्ट सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय हित होता है जिस पर सभी की सहमति होती है। अंतिम भाग में प्रोफेसर लास्की की परिभाषा उल्लिखित है जिसमें दल का विश्लेषण किया गया है। यह लोगों के छोटे बड़े समूह होते हैं जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से देश की सरकार पर अपना वैध नियंत्रण स्थापित करने के लिए संगठित हुए हैं। प्रतिनिधि सरकार उनके बिना नहीं कार्य कर सकती। ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में राजनीतिक दल का अर्थ समझाते हुए हरमन पाइनर ने कहा, राजनीतिक दल 2 तरफा संचार है जो 50 अरब लोगों को 630 में बांधता है जो कॉमन्स में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब फाइनर ने इसे कई दशक पहले लिखा था तब ब्रिटेन की जनसंख्या 50 अरब थी और हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता 630 थी। अब इसके सदन में 659 सदस्य हैं। राजनीतिक शक्ति का संघर्ष है और इस संघर्ष में संगठित समूह अधिक प्रभावी हो सकते हैं अपेक्षाकृत असंगठित भौड़ के। कुछ दल क्रांतिकारी मार्ग को अपनाते हैं और कुछ विकासवादी प्रक्रिया को संवैधानिक साधनों द्वारा अनुसरण करते हैं। ब्रिटिश की उत्तरदायी सरकार राजनीतिक दलों के विकास के साथ ही आगे बढ़ी है। इसी संदर्भ में बेघौट का कहना है, दल सरकार प्रतिनिधि सरकार का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके विपरीत लॉस्की के अनुसार हमें तानाशाही का इससे अधिक निश्चित प्रमाण नहीं मिल पाता जब तानाशाह अपनी छोर सभी राजनीतिक दलों का नाश कर देता है और जी इसे तर्कसंगत भी समझता है। राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य है सरकार में अपने नेताओं को स्थापित करना तथा जितनी लंबी अवधि तक हो सके उनके स्थायित्व को सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के लिए वे लोकप्रिय समर्थन के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं जिसमें जनता की रैलियों, साहित्य का वितरण, संचार के माध्यमों का प्रयोग या संगीत की संख्या को गठित करना आदि सम्मिलित है। लॉर्ड प्राइस ने कहा था, कोई भी स्वतंत्र वृहद देश इनके बिना नहीं रहा है। किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि किस प्रकार प्रतिनिधि सरकार उनके बिना कार्य कर सकती है। वे विभिन्न मतदाताओं के असंगठित भीड़ में व्यवस्था लाते हैं। यदि दल में कुछ बुराइयां हैं, वे दूसरों का राजनीतिक दल देश की संविधान में नहीं उपलब्ध हो सके किंतु वे राज्य की राजनीतिक क्षितिज पर चमकते रहते हैं। अकेले दल ही रूपरेखा को कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ जोड़ता है। वास्तव में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति उसकी राजनीतिक दलों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। वेसेट के अनुसार प्रतिनिधि सरकार के कार्यान्वयन की कोई भी प्रणाली का निर्धारण उसके राजनीतिक दलों की प्रकृति पर निर्भर करता है जो उसे पृथक करती है। कुछ लोकप्रिय विद्वान और भी हैं जिन्होंने यही बात अपने शब्दों में कहा है। उदाहरण के लिए एन मैकाइवर ने दल की परिभाषा इस प्रकार की है, एक ऐसी संस्था जो किसी सिद्धांत या नीति के समर्थन पर संगठित है जो संवैधानिक तरीकों से सरकार के निर्धारकों को बनाने में प्रयत्नशील रहता है। और
एन गिलक्राइस्ट ने लिखा है, राजनीतिक दल की परिभाषा ऐसी भी है कि यह व्यक्तियों का संगठित समूह है जो समान राजनीतिक दृष्टिकोण को बांटता है और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर नियंत्रण रखने की भी चेष्टा करता है। यहाँ इस बात पर बल देना चाहिए कि सफल दल होने के लिए उनके सदस्यों को समान राजनीतिक दृष्टिकोण को आपस में बांटना होगा ताकि वे एकल राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। दो दशमलव एक दलों की मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार दल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस स्थिति को सुधारा जा सकता है सिर्फ वर्ग संघर्ष की सफल समाप्ति के बाद जिसमें सर्वहारा की विजय होती है। जो दल मेहनती वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है उसे ही सिर्फ रहने का अधिकार प्राप्त है। मध्यवर्गीय बुर्जुआ दल सच्चे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। लेनिन के अनुसार दल अर्थात कम्युनिस्ट दल एक सुव्यवस्थित समूह है जिसमें चुने गए अभिजन बुद्धिजीवी तथा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिजीवियों का चयनित समूह इस अर्थ में है कि मार्क्सवादी अवधारणा के उनके बुद्धिजीवी ज्ञान में मार्क्सवादी सिद्धांत की शुद्धता कायम रहती है और दल को भी सही दिशा प्रदान करती है। सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के चयनित समूह का अर्थ है चुनाव प्रणाली एवं दल प्रशिक्षण उन्हें पूर्णतया दल के प्रति निष्ठावान रखती है और क्रांति लाती है। लेनिन की यह परिभाषा स्वाभाविक रूप से साम्यवादी दलों के अनुकूल है। ऐसे दल स्थायी रूप से श्रमिकों के आंदोलन के बीच रहते हैं। यह क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करता है और क्रांति की कला का प्रशिक्षण भी देता है। यह श्रमजीवी वर्ग के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक भी होता है। क्रांति के पूर्व मध्यवर्गीय अवधि के अंतर्गत दल को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक हो जाता है। दल को पूंजीवादी व्यवस्था की गिरावट में सहायक होना अनिवार्य है और साथ ही सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना में भी। लेनिन के अनुसार यदि दल को श्रमिक लोगों के अग्रसर की भूमिका निभानी हो तब यह आवश्यक है कि उसे क्रांतिकारी विचार एवं नियमों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दल का उद्देश्य है सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा करना। साम्यवादी दल को ही सिर्फ यह मालूम है कि परिश्रमी लोगों के हित में क्या है। लेनिन की यह धारणा भी कि शक्ति को प्राप्ति और उसे कायम रखने के लिए सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में दल की स्थिति सैनिक संगठन के समान ही होती है। दल श्रमिक लोगों में अग्रसर नेतागण होता है जिसकी मुख्य भूमिका है वर्ग चेतना और यह सर्वथा सर्वहारा वर्ग के हित में त्याग करने के लिए तैयार रहता है। मार्क्सवादी सिद्धांत श्रमिक लोग और दल को एकीकृत करता है और उसका संगठन उसे सर्वशक्तिमान बनाता है। साम्यवादी दल को समाजवादी राष्ट्रों में संवैधानिक अनुमोदन प्राप्त है। इन राष्ट्रों में अन्य सभी दलों को समाप्त कर दिया गया। दल और सरकार के बीच लगभग कोई भेद नहीं है। समाजवादी देशों में आज भी यह सत्य है जहां साम्यवादी दलों का शासन है। पूर्व के सोवियत संघ का 1977 के संविधान ने लेनिन के नेतृत्व का वर्णन और विश्लेषण किया जिसके कारण 1977 की बड़ी क्रांति ग्रेट रिवॉल्यूशन सफल हुई। क्रांति और परिणामस्वरूप शासन व्यवस्था में संविधान ने दल की भूमिका को सराहा। चीन की लोक गणतंत्र में 1982 के संविधान ने राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की उद्घोषणा की जो साम्यवादी दल के नेतृत्व में राज्य शक्ति का सबसे ऊंचा अंक था। राजनीतिक दलों की मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार पूंजीपति देशों के दल वर्गहित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार वे विभिन्न वर्गों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण हैं। वे वर्ग संघर्ष के स्रोत एवं नेता हो जाते हैं। पूंजीवादी राष्ट्रों में साम्यवादी दल पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध परिश्रमी लोगों का संरक्षण करते हैं। वे क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन करते हैं और सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए तैयार करते हैं। एक बार क्रांति सफल हो जाए साम्यवादी दल उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। 2.2 दलों के विषय में समकालीन दृष्टिकोण। 2.2 दलों के विषय में समकालीन दृष्टिकोण। अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों के विषय में लिखते हुए कोलमैन ने कहा है कि राजनीतिक दल वैसे लोगों का समूह है जो औपचारिक रूप से संगठित है और उनका दृष्टिकोण है नीतियों और वास्तव सेवा वर्ग के ऊपर नियंत्रण रखना या संभवतः संप्रभु राज्य के रूप में उद्भव होना। संगठित समूह के रूप में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से अफ्रीका के दलों के माध्यम से यह इन समूहों द्वारा अकेले ही किया जाता है या समान समूहों के समन्वय से और जिसका उद्देश्य है चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। उन्होंने इस भूमिका को विशिष्ट रूप से उनके लिए कहा था जो पहले से ही स्वतंत्र राष्ट्र हैं या स्वतंत्र होने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए जेम्स जुप ने कहा कि लोगों का कोई भी समूह किसी भी रूप में संगठित हो ताकि किसी समाज की राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस प्रकार दल में व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होती है जो औपचारिक रूप से संगठित होता है और इसका उद्देश्य है राजनीतिक संस्थाओं एवं राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए चुनाव लड़ना एवं जीतना। ये संस्थाएं विभिन्न स्तर पर सरकार के अंग होते हैं और इसके अतिरिक्त लोगों के संगठित समूह में शासन के लिए स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए। सिगमंड न्यूमैन ने राजनीतिक दलों का विश्लेषण उनके सिद्धांतों के आधार पर किया। उन्होंने कुछ मूल्यवान निष्कर्ष निकाला। उनके अनुसार चूंकि प्रजातांत्रिक और सत्ताधारी दलों में तीव्र अंतर है, किसी एक स्पष्ट और सहमत परिभाषा को दे पाना असंभव है। फिर भी उनका कहना था कि दल स्थापित करने का उद्देश्य है अंदर में समरूपता और दूसरे समूह के साथ अलगा। आवश्यक रूप से प्रत्येक दल विशिष्ट संस्था के अंतर्गत सहयोगिता है और अपने विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर दूसरों से पृथक है। यह परिभाषा दो या बहुदलीय प्रजातांत्रिक समाज में सत्य सिद्ध होते हैं। दूसरी तरफ एक दलीय व्यवस्था में प्रतिर्गर्भा तथा विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों का पूर्ण अभाव है। वास्तव में एकल दलीय प्रणाली में कई लोग दल को औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। उनके लिए दल का एक दूसरा भाग या प्रतिरोधी होना चाहिए जो एक दलीय राज्यों में दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार एक दलीय व्यवस्था में दल सत्ताधारी हो जाती है। एक बार यदि वह शक्ति प्राप्त कर लेता है तो किसी न किसी साधन द्वारा उसे कायम रखता है।
हालांकि न्यूमैन के अनुसार एक दलीय राज्यों में भी विरोधी किसी न किसी रूप में रहते हैं। यदि विरोधी न भी हो, सत्ताधारी दल सर्वथा असुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि उन्हें संभावित विद्रोह या विरोध का डर बना रहता है। न्यूमैन के अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि समाज एवं व्यक्ति के बीच पुल या कड़ी का कार्य करता है। प्रजातंत्र की सफलता दलों के कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर होता है। चाहे सरकार संसदीय या अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र ही, वे दल के बिना सफल नहीं हो सकते। एक असंगठित अनियंत्रित भीड़ राज्य का शासन नहीं कर सकती। उसका संगठित स्वरूप है राजनीतिक दल। संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने दलहीन प्रजातंत्र का प्रचार किया, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। जल्दी ही उस राष्ट्र में दो दल उभर कर आए। वास्तव में अमेरिकी संविधान के निर्माण का गहन अध्ययन करने पर यह बात सामने आती है। 1787 में भी दो समूह थे संघीय व्यवस्था के समर्थक और विरोधी थे, और अमेरिका में दो दलों के अग्रदूत हुए। भारत में कुछ समय से दलहीन प्रजातंत्र की बात हो रही थी, किंतु यह दृष्टिकोण जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शित किया गया वह नैतिक अधिक व्यावहारिक कम था। राजनीतिक दलों के विश्लेषण में मॉरिस दुवर्जर ने कहा कि दलों का प्राथमिक उद्देश्य होता है राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना या उस शक्ति के कार्यान्वयन में सहभागी होना। दुवर्जर में लिखा, राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य है शक्ति को जीतना या उसके कार्यकलापों में भागीदार होना। वे चुनावों में अपनी सीटें जीतने का प्रयत्न करते हैं, प्रतिनिधियों और मंत्रियों का नाम देते हैं तथा सराकर पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का उद्भव संसदीय प्रणाली और निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मेल खाता है। दल का आरंभ उम्मीदवारों के लिए निश्चित संचय की प्रक्रिया में देखा जा सकता है तथा उन समितियों में भी जिसका गठन समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उम्मीदवार को विजय दिलाना है। धीरे धीरे समान सिद्धांतों में विश्वास करने वाले समान दृष्टिकोण वाली विधायिका के सदस्य एक दूसरे के साथ आ गए, जिसके कारण राजनीतिक दलों का जन्म और विकास हुआ। ब्रिटेन और यूरोपीय प्रजातंत्रों में जबकि सामान्य सिद्धांत दल का आधार बना, अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के राजनीतिक दलों का कोई स्पष्ट और अलग सिद्धांत नहीं है। इन दलों का अस्तित्व राष्ट्रपति के उम्मीदवार की चयन प्रणाली के परिणामस्वरूप हुआ, जो उनके प्रचार प्रसार का प्रबंधन, प्रचार के लिए निधि संचय तथा कई अन्य चुनावी कार्यालयों के लिए उम्मीदवार का चयन करते थे। ये दल अभी भी सिद्धांतों की अपेक्षा चुनावी प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देते हैं। दुवर्जर का यह निष्कर्ष सही है कि राजनीतिक दल उन राष्ट्रों में भी स्थित है जहां चुनाव नहीं होते हैं और विधायिका भी नहीं होती। दल उन देशों में भी पाए जाते हैं जहां नकली चुनाव और नकली संसद होती है। तथाकथित चुनाव एक ही उम्मीदवार की प्रत्येक क्षेत्र से होती है जो जीत जाता है तथा विधायिका के सभी सदस्य परिणामस्वरूप एक ही दल के होते हैं। इसे एकदलीय व्यवस्था कहते हैं। दुवर्जर का कथन है कि इन दलों को दल नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध रूप से दल शब्द लैटिन शब्दावली पार्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है भाग। इसलिए जहां एक ही दल रहता है वह संपूर्ण का भाग नहीं होता, अर्थात कई दलों का भाग है। फिर भी दलों का प्रयोग वर्गीकरण उत्पन्न लोकप्रिय हुआ और अब यह सामान्यतः स्वीकारा जा रहा है। उन्होंने दलों को इस प्रकार विभाजित किया है: क अभिजात वर्ग या पारंपरिक दल, ख जनसमूह जनता दल। बाद में तीसरी श्रेणी आई जिसे मध्यवर्ती दल कहा गया। इस वर्गीकरण को सामान्यतः संगठन आधारित श्रेणी कहते हैं। 3.1 अभिजातवादी दल। जो दल संगठन आधारित नहीं होती है और उनका कोई जन समर्थन नहीं रहता, उसे अभिजातवादी या पारंपरिक दल कहते हैं। ये दल अपने दरवाजों को किसी एक या सभी के लिए खुला नहीं रखते हैं। सदस्यों की भर्ती प्रवेश में ये चयनात्मक होते हैं। अभिजातवादी दल दो भागों में विभाजित हैं, एक यूरोपीय प्रकार, दो अमेरिकी प्रकार। एक यूरोपीय प्रकार 19वीं शताब्दी में ज्यादातर जिन राजनीतिक दलों का गठन हुआ वे अभिजातवादी प्रकृति के थे। कई समकालीन दल जो समान अवधारणा का अनुसरण करते हैं वे भी अभिजात वर्ग या पारंपरिक श्रेणी में आते हैं। चाहे ये दल उदारवादी, रूढ़िवादी या प्रतिवादी हों, वे अपनी सदस्यता में किसी या सभी के प्रवेश के प्रति विरुद्ध हैं। ये संख्या से ज्यादा गुण पर बल देते हैं। ये प्रभावी लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं। धनी लोग इन दलों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। यूरोपियन दलों का आधार स्थानीय समितियों में होता है और उन्हें केंद्रीय दल संगठन के ऊपर न्यूनतम नियंत्रण होता है। हालांकि महाद्वीपीय यूरोप के कई दलों से भिन्न 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के उदारवादी एवं परंपरावादी दलों का सशक्त केंद्रीय संगठन था। अब 21वीं शताब्दी में यूरोपीय एवं एशियाई देशों में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय दलों में कार्यान्वयन का स्पष्ट विभेद है। विधायी अंग के अंतर्गत इन दलों में अनुशासन कायम रखने के लिए दल सचेतक डीए की मुख्य भूमिका होती है। विधायिका के सदस्य दल सचेतक के अनुसार अपना मत देते हैं और अधिकतर दल नेतृत्व की इच्छा के अनुकूल ही बोलते हैं। ब्रिटेन और भारत में जो दल सचेतक की अवज्ञा करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है, जिसमें विरोधी सदस्यों को बाहर निष्कासित कर देना सम्मिलित है। कई देशों में विधायक मत देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे दल के अनुशासन पर ध्यान नहीं देते। अनुशासित दलों को कठोर कहा जाता तथा अन्य को लचीला दल। यह सामान्य रूप से माना जाता है कि अभिजातवादी दल लचीले तथा जनसाधारण दल कठोर होते हैं। हालांकि ब्रिटेन का अभिजातवादी दल जो अत्यंत अनुशासित है एक अपवाद है, किंतु बृहद स्तर पर दल सचेतक के विरोध के मामलों में नेतृत्व दूसरी तरफ अपना ध्यान देकर इसमें कोई भी कार्य नहीं करता। उदाहरणतः हाउस ऑफ कॉमन्स के लेबर पार्टी के लगभग 122 सदस्यों ने फरवरी 2003 में इराक के विरुद्ध युद्ध करने को आतुर थे। अमेरिका के सहयोग से अपने ही दल के संसद सदस्यों का 122 मत एक भारी विरोध था। फिर भी उन सदस्यों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई। चूंकि सामान्यतः ब्रिटेन के दल अन्य देशों की अपेक्षा अधिक अनुशासित है, अभिजातवादी दल होने के बावजूद उन्हें कठोर अभिजातवादी दल कहा जा सकता है। ब्रिटेन के दल उदारवादी प्रजातांत्रिक प्रणाली के संकेतक हैं। जनसाधारण दलों के विकास के साथ ब्रिटेन के दल भी अपनी सदस्यता के विस्तार की चेष्टा करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। आधुनिक चुनावी लड़ाई में दलों द्वारा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाहिए था, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में सदस्यों का प्रवेश कराया, किंतु उनकी मूल विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया। 2
अमेरिकी प्रकार अमेरिका के दल कई मामलों में ब्रिटेन के दल से भिन्न हैं, किंतु मुख्य भिन्नता थी एक संसदीय गठन में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रकृति की तुलना में एकात्मक राज्य में ब्रिटेन का संसदीय प्रजातंत्र, दो अमेरिका के दल अभिजनों तक ही सीमित रहे हैं और जनसाधारण से अलग। अमेरिकी दल, जैसा कि पहले भी कहीं चर्चा की गई है, आवश्यक रूप से चुनावमुखी हैं। आरंभिक 20वीं शताब्दी में दल प्राइमरीज प्रणाली की शुरुआत हुई। प्राइमरीज में सामान्य नागरिक जिन्हें इच्छा हो विभिन्न चुनावी कार्यालयों के लिए उम्मीदवार के चयन में सहभागी हो सकते थे। इस प्रणाली से स्थानीय स्तर के दलीय अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्राइमरीज ने दलीय संगठन को लोगों के नजदीक पहुंचाया। साथ ही अत्यधिक खर्चीले और जटिल चुनावी प्रक्रिया के कारण दल अपने संगठन को सशक्त करने के लिए बाध्य हो गए हैं। सशक्त दल संरचना तथा लोगों के बढ़ते प्रभाव की दोहरी प्रक्रिया के कारण अमेरिकी राजनीतिक दल लोगों के और नजदीक हो गई है, किंतु जनसाधारण दल नहीं बन पाई हैं। अमेरिकी दलों का नेतृत्व व्यावसायिक राजनीतिज्ञ करते हैं, जिनमें से अधिक प्रजातांत्रिक तरीकों से निर्वाचित नहीं हुए हैं। इसके बावजूद अमेरिकी दल ने जनता के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए हैं। यूरोपीय दलों की अपेक्षा समकालीन अमेरिकी दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनकी स्थानीय समितियां कम शक्तियों का उपयोग करती हैं तथा केंद्रीय संगठन बहुत कमजोर है। दुबर्वर ने टिप्पणी की, यह अनुशासन राजनीतिक श्रेणी क्रम में ऊंचे स्तर तक नहीं फैलता, किंतु राज्य पर कमजोर और व्यवहार में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग शून्य है। अमेरिकी व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कांग्रेस के सदस्यों में अनुशासन की कमी। वे अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर बोलते या मत देते हैं। इस दृष्टिकोण से वे ब्रिटिश दल की अपेक्षा बहुदलीय प्रजातंत्र के करीब हो जाते हैं। 3.2 जनता दल प्रारंभिक 20वीं शताब्दी से साधारण जन समर्थन के आधार पर दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्रिटिश लेबर पार्टी का आरंभ कार्यरत जन आंदोलन से हुआ। बाद में साम्यवादियों ने जन समर्थन की व्यवस्था को अपनाया। नवस्वतंत्र तीसरे विश्व के देशों में सामान्यतः जनता दल हैं। यूरोपीय देशों के कुछ दल जैसे ईसाई प्रजातांत्रिक दल तथा फ्रांस का लोकप्रिय गणतंत्रीय आंदोलन को जनता दलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक समाजवादी दल आरंभ में जनता से संपर्क स्थापित किया जाता ताकि श्रम के उम्मीदवारों के लिए निधि कोष अनुदान लिया जा सके। ये उम्मीदवार क्रांतिकारी समझे जाते थे तथा उद्योगपति एवं बड़े व्यावसायिक फर्म इन्हें आर्थिक योगदान देने से इनकार करने लगे। वास्तव में यह तत्व इन उम्मीदवारों के प्रतिकूल था। ब्रिटेन में व्यापार संघ ने इन उम्मीदवारों को समर्थन प्रदान किया। बाद में उन्होंने स्वयं को लेबर पार्टी के रूप में संगठित किया। जनता दल ने उनकी सदस्यता को बढ़ाना चाहा और अपने सदस्यों से योगदान लिया। जनता दल धनी व्यावसायिक घरों की अपेक्षा सामान्य लोगों से दान लेना श्रेयस्कर समझा। इसलिए यह दल अभिजन दल में नहीं परिणत हुआ। ब्रिटिश लेबर पार्टी को विश्व भर में समाजवादी दल का पथप्रदर्शक माना गया। अनेक देशों में प्रजातांत्रिक समाजवादी दल ने ब्रिटेन के आम दल का अनुसरण किया। इन दलों का यह विश्वास था कि संसदनात्मक प्रक्रिया की शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाया जा सकता है। अत्याचार या क्रांतिकारी तरीकों की अपेक्षा उन्हें कानून के शासन पर विश्वास था। विधायी तरीकों से वे पूंजीवाद व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते थे। किंतु 1990 के दशकों में उदारीकरण के तेजी से आने से पूंजीवाद को खत्म करने की चर्चा ने अचानक प्रजातांत्रिक दलों द्वारा भी पूंजीवाद पथ को अपनाने की स्थिति में ले आया, जिसमें ब्रिटेन के श्रम दल भी सम्मिलित थे। टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में ब्रिटेन ने अपने समाजवादी दल के रूप में नए को अपनाया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाजवादी दल को अधिकतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दो समूहों के बीच विचित्र प्रकार का मतभेद होता है। एक उस दल के सदस्य होते हैं जो दल के नेता चुनते हैं तथा कई दल समितियों का गठन करते हैं, और दूसरे साधारण नागरिक जो संसद के सदस्यों को चुनते हैं। दल के सदस्य अपनी सांगों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं चूंकि वे संगठित होते हैं और सामान्य निर्वाचकगण नहीं। समाजवादी दल संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं, इसलिए वे संसद के सदस्यों का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ साम्यवादी और फासीवाद राष्ट्रों में विधायिका प्रभावहीन होती है क्योंकि वास्तविक शक्तियां दल में होती हैं। इसलिए दल का नेतृत्व सदस्यों पर प्रभावी होता है। विश्व के कई राष्ट्रों में समाजवादी दल हैं या रह चुके हैं जो उदारवादी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नायक होते हैं। 2 साम्यवादी दल जो मार्क्स एवं लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित हैं, वे जनता के साथ नजदीकी संपर्क स्थापित करते हैं। आरंभ में यूरोपीय साम्यवादी दल का संगठन समाजवादी दलों के प्रतिरूप में हुआ, किंतु 1924 के पश्चात मॉस्को में साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्देशन में उनका पुनर्गठन हुआ। उन्होंने सोवियत साम्यवादी दल प्रतिमान का अनुसरण किया। दूसरे दलों की तुलना में सभी जगह साम्यवादी दल बेहतर ढंग से संगठित और अनुशासित होते हैं। ये दल श्रमिक एवं किसानों को आकर्षित करते हैं। किंतु अन्य दलों से भिन्न उनकी स्थानीय इकाई सामान्यतः क्षेत्रीय प्रकृति की नहीं होती है। वे कार्यस्थानों पर संगठित किए जाते हैं। प्राथमिक इकाई या अणु अपने कार्यस्थल में सदस्यों के साथ निकट संपर्क स्थापित करते हैं। इससे उन्हें दल के निर्देशन को पहुंचाने में तथा उसके कार्यान्वयन में आसानी होती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर सदस्यों की समस्या सामान्य होती है। वे अधिक एकता को प्रोत्साहित करते हैं। साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है दल संरचना में सदस्यों की प्रजातांत्रिक सहभागिता, किंतु केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया और सर्वेक्षण। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इन दलों में शायद ही प्रजातंत्र है, क्योंकि सभी निर्णय कुछ बड़े नेताओं द्वारा लिया जाता है जो कड़ी आज्ञाकारिता एवं अनुशासन को सुनिश्चित करते हैं। दल के विभिन्न स्तर पर बहस होती है, किंतु नेतृत्व के निर्देशन को लांबा या अस्वीकार नहीं किया जाता। इन बातचीत और बहस के आधार पर जो दृष्टिकोण व्यक्त किए जाते हैं, सभी सूचनाओं को दल के नेतृत्व तक पहुंचा दिया जाता है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के दलों ने इस प्रतिमान का अनुसरण किया, जो चीन, वियतनाम तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्रों में देखा जाता है। फासीवादी दलों को छोड़कर विश्व भर में कोई भी दल सिद्धांतों पर कठोर रूप से आधारित है जितना कि साम्यवादी दल। वे मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों का सख्त रूप से अनुसरण करते हैं। चीन के साम्यवादी दल में मार्क्सवादी लेनिनवादी का अपना माओवादी विश्लेषण था, किंतु माओ अवधि के उपरांत दल ने माओ की कठोरता से स्वयं को अलग किया। उदारीकरण तथा चीन में अर्थव्यवस्था के खुलापन के कारण प्रतिमान में परिवर्तन आया, हालांकि वे अभी भी मार्क्सवादी सिद्धांत पर वचनबद्ध हैं।
उदारवादी प्रजातंत्र के साम्यवादी दलों में, जैसे कि भारत, मार्क्सवाद लेनिनवादी की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। तीन, फासीवाद दला फासीवाद पूर्णतया साम्यवाद का विरोधी है। साम्यवादी दलों से भिन्न फासीवादी एक सर्वशक्तिमान राज्य का प्रतिपादन करता है। हालांकि एक समानता है। दोनों एकदलीय शासन पद्धति पर और पूरे विरोधी को समाप्त करने पर विश्वास करता है। दोनों ही अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। फासीवादी दल खुली प्रतिस्पर्धा और पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, किंतु साम्यवादियों को मानती एक ही नेता का अंधा अनुसरण करते हैं। नेता की अवज्ञा का अर्थ है सदस्यों का निष्कासन। इटली के फासीवादी तानाशाह मुसोलिनी ने स्वयं कहा कि उनका दल साम्यवादी तकनीकी का अनुसरण करना चाहता है। फासीवादी जनाधार की बात कहते हैं, किंतु वे हथियार युक्त बल का प्रयोग करते हैं ताकि सैनिक अनुशासन को लाया जाए और जनता को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाए। फासीवादी युवकों को न सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि वे सैनिकों की पोशाक भी पहनते हैं, रोज की अनुशासित प्रक्रिया को करते हैं और विरोध करने पर दंडित भी किए जाते हैं। फासीवादी नेता शक्ति प्राप्त करने के लिए चल का मार्ग अपनाते हैं, किंतु प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का दिखावा करते हैं। फासीवाद को शक्ति प्राप्ति में पूंजीपति एवं बड़े व्यावसायिक घरों का समर्थन है। यह साम्यवाद का कड़ा विरोध करता है तथा प्रजातंत्र के प्रति विनाशक है। फासीवाद कार्यक्रमों में अत्याचार और लड़ाई महत्वपूर्ण भाग है। 3.3 मध्यवर्ती दल। मॉरिस डुवर्स के अनुसार राजनीतिक दलों की एक तीसरी श्रेणी होती है जिसे मध्यवर्ती दल कहा जा सकता है। ये अभिजन और जनता दलों से भिन्न हैं, फिर भी वे जनता के दलों से समीप हैं। वे एक अप्रत्यक्ष दल है। कभी कभार बड़ी एवं छोटी समितियां राजनीतिक कार्य करती हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल का गठन हो जाता है। इसे अप्रत्यक्ष दल कहते हैं। 1906 में ब्रिटिश श्रम दल का जन्म इसी परिस्थिति में हुआ था। उस समय श्रम दल ने प्रत्यक्ष रूप से दल के सदस्यों का प्रवेश नहीं कराया था। व्यापार संघ, सहकारी समाज, फेबियन समाज तथा अन्य बुद्धिजीवी संस्थाओं के साथ इसने कार्य करना आरंभ किया। यह संस्था चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करती, कोष संचय करती और चुनावी प्रचार को चलाती। बाद के समाजवादी दलों में इसी प्रकार का मूल था, जैसे कि बेल्जियम, नॉर्वे तथा स्वीडन में। इन राष्ट्रों में इन दलों का जन्म 1940 में हुआ। पहले भी इसी प्रतिमान पर ईसाई प्रजातांत्रिक दल का निर्माण बेल्जियम में 1919 में हुआ तथा फ्रांस में 1936 में। ये सभी दल पारंपरिक दल के रूप में आगे आए, किंतु यह भिन्नता थी कि इनके सदस्य धनी वर्ग के नहीं थे, अपितु परिश्रमी एवं बुद्धिजीवी श्रेणी के थे। 2. विकासशील देशों के दल। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में तीसरे विश्व के विकासशील राष्ट्रों में भारी संख्या में राजनीतिक दल उभर कर आए, जिसे डुवर्स ने अविकसित राष्ट्र कहना अधिक उचित समझा। कुछ विकासशील देशों में दलों ने ब्रिटेन या अमेरिका की प्रणाली का अनुसरण किया और कुछ ने सोवियत उदाहरण को देखते हुए एक दलीय व्यवस्था को अपनाया। कुछ अफ्रीकी राष्ट्रों में 2 दलों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी शैली थी। इन सभी को मध्यवर्ती दल कहा गया, क्योंकि अनुशासित दल के रूप में ये संगठित नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में कई दलों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ लंबे समय तक नहीं टिक पाए। कांग्रेस के दक्षिण अंग से टूटा हुआ स्वतंत्र दल का निर्माण हुआ, जो बाद में लुप्त हो गया। भारी संख्या में छोटे और क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, किंतु कुछ समय बाद 2 या अधिक दल मिलकर एक दल बनाया। प्रथम श्रेणी में वे थे जो कांग्रेस से अलग हुए, किंतु कुछ समय बाद उनसे पुनः जुड़ गए। द्वितीय श्रेणी में वे थे जिन्होंने आपस में मिलकर निर्माण किया, जैसे 1977 में जनता दल। किंतु ऐसा परीक्षण लंबे समय तक नहीं टिक सका और कई समूह इनसे उभरकर बाहर आए। हालांकि इनमें से एक समूह भारतीय जनता पार्टी, जो आवश्यक रूप से पहले के जनसंघ का नया अवतार था, अब एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरा और 1988 में गठबंधन सरकार का नेतृत्व भी किया। भारत में ऐसे भी दल हैं जो साम्यवादी दल की सोवियत प्रणाली का अनुसरण करते हैं। डुवर्स के वर्गीकरण में एक समस्या है। कभी कभी उनमें भिन्नता रखना कठिन हो जाता है। उनके अपने शब्दों में जनता के सभी दलों में नेता ऐसा समूह का निर्माण करते हैं जो बाकी सदस्यता और दल के उग्रवादियों से भिन्न होते हैं। यह आंतरिक वृत्त कुछ पारंपरिक दल जो दबा हुआ है उसके नेतृत्व से मिलता जुलता है और वह जनसंगठन के हृदय में है। तीन दशमलव चार हिचन और लेवीन का वर्गीकरण। राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में हिचन और लेवीन के अनुसार सामान्यतः लोग अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर किसी एक दल या दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं और दल की सदस्यता कई सामाजिक आर्थिक शक्तियों पर निर्भर होती है। फिर भी लोग स्वयं को किसी एक दल या दूसरे के साथ संबद्ध करते हैं और जिसका आधार होता है उनका वर्ग, आर्थिक हित, वंशागत हित तथा विशेष समूह का हित। हिचन और लेवीन ने समकालीन राजनीतिक श्रेणियों को बांटा है: परिणामवादी दल, सिद्धांत संबंधी दल और हित दल। परिणामवादी दल सामान्यतः किसी विशेष सिद्धांत से प्रतिबद्ध नहीं होते। उनकी नीतियों को परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। इनमें से अधिकतर दल अपने दल सिद्धांत से कम और नेता से अधिक प्रभावित होते हैं। इस श्रेणी में अमेरिका के दल, ब्रिटेन का पारंपरिक दल जो अब श्रम दल है, कनाडा का पारंपरिक दल सम्मिलित है। यह माना जाता है कि द्विदलीय व्यवस्था में दल अधिक व्यवहारिक और परिणामवादी होते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे समय समय पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो दल किसी विशेष सिद्धांत से प्रतिबद्ध हैं और कुछ सिद्धांतों में उनका विश्वास है, उसे सिद्धांत संबंधी दल कहते हैं।
देशी या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन के अनुसार नीतियों में बदलाव व समायोजन किया जाता है, किंतु उनके सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। समाजवादी दलों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश लेबर पार्टी, बेल्जियम और फ्रांस का समाजवादी दल, चिली का संयुक्त समाजवादी दल या जापान का कुमाई। यह सत्य नहीं है कि वामपंथी दल ही सिर्फ सिद्धांत संबंधी दल हैं। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय जनता दल में एक निश्चित सिद्धांत है, किंतु 1998 के बाद गठबंधन सरकार के साथ समायोजित करने के लिए उसमें नीतियों एवं कार्यक्रमों का समायोजन हुआ है। दूसरी तरफ साम्यवादी दल और फासीवादी दल पूर्णतः सिद्धांत संबंधी दल हैं। किचन और लेविन के अनुसार बहुदलीय व्यवस्था से तथा द्विदलीय व्यवस्था में भी कई दल सामान्यतः विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार इन्हें हितमुखी दल कहा जाता है। जब कोई हित समूह यल में परिवर्तित होता है, चाहे अस्थायी या स्थायी रूप से ही वह इस श्रेणी में आता है। हित की प्रकृति में भिन्नता होती है, चाहे वह पाबंदी से संबंधित हो या कृषकों के हित से संबद्ध हो अथवा जाति या समुदाय के लिए हित की प्राप्ति हो। स्विस किसान दल, जर्मन ग्रीन, ब्रिटेन का आयरिश राष्ट्रीय दल जैसी कुछ पार्टियां होती हैं। इनमें से उदाहरण स्वरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र का किसान और श्रमिक दल या दलितों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न दलों का वर्गीकरण जैसा कि ऊपर देखा गया है बहुत प्रासंगिक और उपयोगी है, फिर भी दल की वास्तविक प्रकृति का विश्लेषण सिर्फ विशिष्ट दल व्यवस्था के सदस्य के रूप में हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मुख्य दलीय व्यवस्था का परीक्षण करना चाहिए और तब व्यक्तिगत दल को इनमें से किसी एक व्यवस्था या दूसरे के साथ संबद्ध करना चाहिए। किसी प्रकार की स्थिरता तब आती है जब किसी देश का राजनीतिक दल अपनी संख्या, आंतरिक संरचना, सिद्धांत, गठबंधन तथा विरोधी के साथ संबंध के आधार पर लंबी अवधि से विकसित होकर आते हैं। इसके कारण दलीय व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था समझ में आती है। कई विद्वानों ने दलीय व्यवस्था का अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इनमें कुछ वर्गीकरण में बहुत समानता होती है, कुछ का उल्लेख निम्नलिखित है। आलमंड का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रतिमान का अनुसरण करता है। 1. सत्तावादी दल, इसके एक उपश्रेणियों को सर्वाधिकारी दल या तानाशाह कहते हैं। 2. प्रबल गैर सत्तावादी प्रजातांत्रिक दल। 3. प्रतिस्पर्धात्मक द्विदल। 4. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदल। जेम्स जुक ने उपर्युक्त वर्गीकरण सामान्यता स्वीकार किया, किंतु इसमें संशोधन करके अपना कथन दिया। 1. अस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली। 2. स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली। 3. बहुदलीय प्रणाली। 4. प्रबल एकल दल दलीय प्रणाली। 5. व्यापक एकल दलीय प्रणाली। 6. संकीर्ण एकल दलीय प्रणाली। 7. सर्वाधिकारवादी प्रणाली। हिचनेर और लेविन के अनुसार आधुनिक दल व्यवस्था का वर्गीकरण इस प्रकार है। 1. प्रतिस्पर्धात्मक दोदलीय प्रणाली। 2. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली। 3. प्रबल गैर सत्तावादी प्रणाली। 4. सत्तावादी दलीय प्रणाली तथा 5. बिना दलीय व्यवस्था के राज्य। डुवर्जर ने मोटे तौर पर दलीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा। वे है 1. बहुलवादी दल प्रणाली। 2. एक दलीय प्रणाली और प्रमुख दलीय प्रणाली। प्रथम श्रेणी में डुवर्जन ने जिसे सम्मिलित किया। 1. बहुदलीय प्रणाली। 2. द्विदलीय प्रणाली। दूसरी श्रेणी में डुवर्जर ने 1. एकल दलीय प्रणाली, 1. प्रमुख दलीय प्रणाली को सम्मिलित किया। इन चारों को तथा कुछ अन्य वर्गीकरण को मस्तिष्क में रखते हुए व्यापक रूप से सभी दलों को इस प्रकार विभाजित किया गया। 1. द्विदलीय प्रणाली। 2. बहुदलीय प्रणाली। 3. एकल दलीय प्रणाली। 4.1 द्विदलीय प्रणाली। आधुनिक प्रजातंत्र में 2 या अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दल होते हैं। इनमें से कोई भी एक दूसरे की तुलना में स्थायी रूप से स्थिर या सशक्त नहीं होते हैं। यदि कोई दल लंबी अवधि तक सत्ता में रहता है और दूसरे विरोधी दल की स्थिति में बने रहते हैं, तब वह प्रबल दलीय व्यवस्था है। वहां द्विदलों की प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन एवं अमेरिका के नेता और विद्वान ने द्विदलीयता को सर्वोत्तम प्रणाली उद्घोषित किया है, किंतु यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। द्विदलीय पद्धति में 2 दलों के बीच लोकप्रिय मत की बहुसंख्यकता को प्राप्त करने तथा विधायिका में स्थान के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रहती है। दोनों दल या तो राजकोष पर अपना वर्चस्व रखते हैं या विरोध दल में बैठते हैं, हालांकि यह सर्वथा एकांतर नहीं होता। इसके अलावा द्विदलीय पद्धति में एक था उससे अधिक छोटे दल भी हनते हैं, किंतु छोटे दल सत्ता में नहीं आ पाते और न ही चुनावों के परिणामों को प्रभावित कर पाते। हालांकि कभी कभी छोटे दल मुख्य दलों के साथ संलग्न हो सकते हैं और कभी तीसरा उभरता दल भी मुख्य दल के साथ प्रतिभागी हो सकता है, जो ब्रिटेन में 1970 में उदारवादी प्रजातांत्रिक दल द्वारा किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेम्स जुक ने स्पष्ट 2 दल व्यवस्था की बात की है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के मुख्य दलों में जैसे रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच नीतियों का बृहद विभेद नहीं है। दोनों दलों का कांग्रेस पर ढीला अनुशासन है। स्थानीय स्तर पर यह और भी अधिक बुरी स्थिति में है। वहां कोई भी अनुशासन नहीं है। सामान्यतः कांग्रेस के दोनों सदनों में सदस्य अपनी अभिरुचि के अनुसार मत देते हैं। वे शायद ही विधेयक या अन्य मुद्दों पर दल के निर्देशों को प्राप्त कर आज्ञा का पालन करते हैं। परिणामस्वरूप यदि कोई भिन्नता है तो 2 दलों में यह स्पष्ट है। दोनों दलों के कई सदस्य शायद अपना मत प्रतिकूल देते हैं या उसके अनुकूल। जैसा कि बुवर्जर ने लिखा है, प्रत्येक मुद्दों के लिए भिन्न बहुमत और भिन्न विरोधी होते हैं। यह दल की रूपरेखा का अनुसरण नहीं करता। उनका यह मानना है कि अमेरिका की ढीली डाली द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन की द्विदलीय अवस्था के उतने नजदीक नहीं है जितना कि बहुदलीय व्यवस्था से है। उसका राष्ट्रीय संगठन लचीला है और केंद्रीय नियंत्रण भी न्यूनतम है। अमेरिका में दोनों दलों में सशक्त नेतृत्व पक्ष का आधार है, किंतु सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर। किचन और लेविन ने यहां तक कहा है कि वास्तव में वे राज्य दलों के ढीले संगठन हैं जो कुछ स्तर तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त होते हैं। चुनावी प्रसार सामान्यतः राज्य की इकाइयों का कार्य है। ऐसे कई अवसर होते हैं जब कांग्रेस के दोनों सदनों या कभी एक ही सदन में बहुमत उस दल का होता है जिसके सदस्य राष्ट्रपति होते हैं। दोनों दलों में ऐसे दल सदस्य होते हैं जो कभी दल नेतृत्व के विरोध में अभियान चलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। दल के सदस्य जी आजीवन अपने दल से प्रतिबद्ध होते हैं। वे हालांकि दल के सभी कार्यक्रमों से सहमत या प्रतिबद्ध नहीं रहते।
अमेरिकी महाद्वीप के अन्य देशों में जैसे कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील वहां भी अमेरिका की भांति ढीली द्विदलीय व्यवस्था है। दूसरी तरफ स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली में दो दल होते हैं जिसकी सुपरिभाषित नीतियां और कार्यक्रम तथा स्पष्ट संगठन होते हैं। दोनों दलों के सदस्य दल अनुशासन के तहत कार्य करते हैं और नेतृत्व की आज्ञा का पालन करते हैं। इस द्विदलीय प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन। दोनों का सुनिश्चित संगठन है और वे दल अनुशासन के तहत रहते हैं और संसद के सदस्य अपने नेतृत्व की अवज्ञा नहीं करते। हालांकि कभी कभी कुछ सदस्य अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि 1990 में हुआ था जब कंजर्वेटिव पार्टी के संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की यूरोप की नीति के लिए आलोचना की थी। 2003 के एक गंभीर प्रतिरोध से लगभग 120 से अधिक हाउस ऑफ कॉमन्स के लेबर पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के विरुद्ध मत दिया जब उन्होंने इराक के विरुद्ध अमेरिका को समर्थन देने का निश्चय किया। किंतु ब्लेयर द्वारा इतनी भारी संख्या में अपने दल सदस्यों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं ली गई। किंतु यह अपवाद है। सामान्यतः दल का द्वीप माना जाता है। यदि कोई सदस्य इसे नहीं मानता तब उसे दल से निष्कासित कर दिया जाता और भविष्य भी खत्म होता है। यह माना जाता है कि पारंपरिक या कंजर्वेटिव पार्टी अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों दल व्यावहारिक और उदार हैं। ब्रिटेन में अब लगभग आधे दर्जन छोटे दल हैं, किंतु वे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। लिबरल डेमोक्रेट्स 50 से अधिक सदस्यों के साथ के अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, यूनाइटेड अल्स्टर यूनियन और प्लान्ड सिमरू भी है। छोटे दल अस्थिरता लाने में सक्षम होते हैं यदि उन्हें पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। 2001 के संसदीय चुनाव में जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स 52 सीटें लाने में सफल हुए, कोई भी छोटा दल 6 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी द्विदलीय प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के हित आधारित लेबर पार्टी में संकीर्णता नहीं होती। 6 भी व्यावहारिक और उदार दल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई दल पश्चिमी जर्मनी में उभर कर आए, अब दो मुख्य दल मिलकर जर्मन दलीय पद्धति का निर्माण करते हैं। 6 हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। किंतु और भी कई छोटे दल हैं जिसमें ग्रीन सम्मिलित है और जो ज्यादातर मुख्य दलों के साथ संबद्ध रहता है। कुछ अन्य देशों ने जैसे फिलीपींस ने भी द्विदलीय प्रणाली अपनाई है। द्विदलीय पद्धति प्रजातंत्र की सफलता की गारंटी। 4.1 द्विदलीय प्रणाली। आधुनिक प्रजातंत्र में 2 या अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दल होते हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे की तुलना में स्थायी रूप से स्थिर या सशक्त नहीं होते हैं। यदि कोई दल लंबी अवधि तक सत्ता में रहता है और दूसरे विरोधी दल की स्थिति में बने रहते हैं, तब वह प्रबल दलीय व्यवस्था है। वहां द्विदलों की प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन एवं अमेरिका के नेता और विद्वान ने द्विदलीयता को सर्वोत्तम प्रणाली उद्घोषित किया है, किंतु यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। द्विदलीय पद्धति में 2 दलों के बीच लोकप्रिय मत की बहुसंख्यकता को प्राप्त करने तथा विधायिका में स्थान के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रहती है। दोनों दल या तो राजकोष पर अपना वर्चस्व रखते हैं या विरोध दल में बैठते हैं, हालांकि यह सर्वथा एकांतर नहीं होता। इसके अलावा द्विदलीय पद्धति में एक था उससे अधिक छोटे दल भी बनते हैं, किंतु छोटे दल सत्ता में नहीं आ पाते और न ही चुनावों के परिणामों को प्रभावित कर पाते। हालांकि कभी कभी छोटे दल मुख्य दलों के साथ संलग्न हो सकते हैं और कभी तीसरा उभरता दल भी मुख्य दल के साथ प्रतिभागी हो सकता है, जो ब्रिटेन में 1970 में उदारवादी प्रजातांत्रिक दल द्वारा किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेम्स जुक ने स्पष्ट 2 दल व्यवस्था की बात की है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के मुख्य दलों में जैसे रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच नीतियों का बृहद विभेद नहीं है। दोनों दलों का कांग्रेस पर ढीला अनुशासन है। स्थानीय स्तर पर यह और भी अधिक बुरी स्थिति में है। वहां कोई भी अनुशासन नहीं है। सामान्यतः कांग्रेस के दोनों सदनों में सदस्य अपनी अभिरुचि के अनुसार मत देते हैं। वे शायद ही विधेयक या अन्य मुद्दों पर दल के निर्देशों को प्राप्त कर आज्ञा का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप यदि कोई भिन्नता है तो 2 दलों में यह अस्पष्ट है। दोनों दलों के कई सदस्य शायद अपना मत प्रतिकूल देते हैं या उसके अनुकूल। जैसा कि बुबर्जर ने लिखा है, प्रत्येक मुद्दों के लिए भिन्न बहुमत और भिन्न विरोधी होते हैं। यह दल की रूपरेखा का अनुसरण नहीं करता। उनका यह मानना है कि अमेरिका की ढीली डाली द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन की द्विदलीय अवस्था के उतने नजदीक नहीं है जितना कि बहुदलीय व्यवस्था से है। उसका राष्ट्रीय संगठन लचीला है और केंद्रीय नियंत्रण भी न्यूनतम है। अमेरिका में दोनों दलों में सशक्त नेतृत्व पक्ष का आधार है, किंतु सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर। किचन और लेविन ने यहां तक कहा है कि वास्तव में वे राज्य दलों के ढीले संगठन हैं जो कुछ स्तर तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त होते हैं। चुनावी प्रसार सामान्यतः राज्य की इकाइयों का कार्य है। ऐसे कई अवसर होते हैं जब कांग्रेस के दोनों सदनों या कभी एक ही सदन में बहुमत उस दल का होता है जिसके सदस्य राष्ट्रपति होते हैं। दोनों दलों में ऐसे दल सदस्य होते हैं जो कभी दल नेतृत्व के विरोध में अभियान चलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। दल के सदस्य आजीवन अपने दल से प्रतिबद्ध होते हैं, वे हालांकि दल के सभी कार्यक्रमों से सहमत या प्रतिबद्ध नहीं रहते। अमेरिकी महाद्वीप के अन्य देशों में जैसे कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील वहां भी अमेरिका की भांति ढीली द्विदलीय व्यवस्था है। दूसरी तरफ स्पष्ट द्विदलीय प्रणाली में 2 दल होते हैं जिसकी सुपरिभाषित नीतियां और कार्यक्रम तथा स्पष्ट संगठन होते हैं। दोनों दलों के सदस्य दल अनुशासन के तहत कार्य करते हैं और नेतृत्व की आज्ञा का पालन करते हैं। इस द्विदलीय प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन। दोनों का सुनिश्चित संगठन है और वे दल अनुशासन के तहत रहते हैं और संसद के सदस्य अपने नेतृत्व की अवज्ञा नहीं करते। हालांकि कभी कभी कुछ सदस्य अपने विरोध को प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि 1990 में हुआ था जब कंजर्वेटिव पार्टी के संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की यूरोप की नीति के लिए आलोचना की थी।
2003 के एक गंभीर प्रतिरोध से लगभग 120 से अधिक हाउस ऑफ कॉमन्स के लेबर पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के विरुद्ध मत दिया जब उन्होंने इराक के विरुद्ध अमेरिका को समर्थन देने का निश्चय किया। किंतु ब्लेयर द्वारा इतनी भारी संख्या में अपने दल सदस्यों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं ली गई। किंतु यह अपवाद है। सामान्यतः दल का द्वीप माना जाता है। यदि कोई सदस्य इसे नहीं मानता तब उसे दल से निष्कासित कर दिया जाता और भविष्य भी खत्म होता है। यह माना जाता है कि पारंपरिक या कंजर्वेटिव पार्टी अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों दल व्यावहारिक और उदार हैं। ब्रिटेन में अब लगभग आधे दर्जन छोटे दल हैं, किंतु वे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। लिबरल डेमोक्रेट्स 50 से अधिक सदस्यों के साथ के अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, यूनाइटेड अल्स्टर यूनियन और प्लांट सिमरू भी है। छोटे दल अस्थिरता लाने में सक्षम होते हैं यदि उन्हें पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। 2001 के संसदीय चुनाव में जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स 52 सीटें लाने में सफल हुए, कोई भी छोटा दल 6 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी द्विदलीय प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के हित आधारित लेबर पार्टी में संकीर्णता नहीं होती। 6 भी व्यावहारिक और उदार दल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई दल पश्चिमी जर्मनी में उभर कर आए, अब 2 मुख्य दल मिलकर जर्मन दलीय पद्धति का निर्माण करते हैं। 6 हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। किंतु और भी कई छोटे दल हैं जिसमें ग्रीन सम्मिलित है और जो ज्यादातर मुख्य दलों के साथ संबद्ध रहता है। कुछ अन्य देशों ने जैसे फिलीपींस ने भी द्विदलीय प्रणाली अपनाई है। द्विदलीय पद्धति प्रजातंत्र की सफलता की गारंटी। 4.2 बहुदलीय प्रणाली। कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अनेक दलों की प्रणाली को अपनाया है। तकनीकी तौर पर 3 या उससे अधिक बड़े दल होने से बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। यूरोप, फ्रांस, इटली तथा स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां यह व्यवस्था है। भारत में 40 से अधिक राजनीतिक दल है, छोटी एवं बड़ी, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुदलीय प्रणाली में 4 या अधिक दल मिलकर कभी भी गठबंधन सरकार बना सकती हैं। ऐसी सरकार शासन के लिए सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम को अपनाती है क्योंकि किसी एक सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती। गठबंधन सरकार बहुत देर तक कायम नहीं रहती, किंतु कुछ अपवाद हो सकते हैं। आम चुनाव में मतदाताओं के पास व्यापक चयन होता है। इनमें से कई छोटे दल क्षेत्रीय या सांप्रदायिक हितों से प्रतिबद्ध होते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को संपूर्ण मतों में से आधा भी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। बहु उम्मीदवार चुनावों में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वह विजय घोषित होता है, चाहे यह कुल मतों का कितना भी प्रतिशत हो। तीसरे और चौथे गणतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के कारण फ्रांस अपने कैबिनेट की अस्थिरता के लिए लोकप्रिय था। चौथे गणतंत्र के 12 वर्ष की अवधि में 1946 से 58 फ्रांस में 24 कैबिनेट का गठन हुआ और जो सबसे कम समय का था वह एक दिन के लिए था। इसी कारण से 1958 के नए संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था लाई गई जिसमें राष्ट्रपति के बाद सबसे अधिक शक्ति थी और कैबिनेट की संरचना ऐसी थी कि बहुदलीय व्यवस्था में भी स्थिरता सुनिश्चित हो सकती थी। हालांकि इटली निरंतर सरकार परिवर्तन के लिए जाना जाता है क्योंकि वहां बहुसंख्या में दल हैं। स्विट्जरलैंड भी बहुदलीय प्रणाली की विशिष्टता रखता है, किंतु वहां सरकार स्थिर है। स्विस के दलों का गठन कैंटोन के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। संघीय परिषद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका निर्वाचन विधायिका द्वारा होता है, अर्थात संघीय सभा, और इसमें 4 वर्षों की निश्चित अवधि होती है। इसमें 4 या 5 दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। संघीय परिषद के सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद 4 वर्षों तक कार्यालय में रहते हैं, बिना इस शर्त के कि विधायिका में दल की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या न हो। इटली की बहुदलीय व्यवस्था साम्यवादी समर्थक और साम्यवादी विरोधी गुटों में विभाजित है। हालांकि वामपंथी दल भी उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। इसके अलावा ईसाई प्रजातांत्रिक दल और कई छोटे समाजवादी समूह भारतीय दल व्यवस्था के भाग बनते हैं। तुर्की दलीय व्यवस्था में 6 मुख्य दल हैं। यह भी बहुदलीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। भारत में बड़ी संख्या में दलों के होने की विशिष्टता प्राप्त है और अब यह स्थिति है कि किसी एक दल को अपना बहुमत होना असंभव लगता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 40 वर्षों तक 1977 से 79 के अपवाद को छोड़कर कांग्रेस दल ने भारतीय राजनीति पर अपना वर्चस्व रखा। स्वतंत्रता उपरांत भी कई दल थे, किंतु कांग्रेस ही केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में थी। 1990 के प्रारंभ से स्थिति में परिवर्तन आया। कई दलों ने 1996 तथा 1997 में संयुक्त फ्रंट की सरकार बनाया, जिसमें कांग्रेस और CPIM का समर्थन बाहर से था। 1998 में और पुनः 1999 के चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा थी और भाजपा के नेतृत्व में कई दलों ने गठबंधन सरकार बनाया। 24 दलों की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनी, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 वर्षों तक स्थिरता कायम रखते हुए किया, जो कि इतने दलों के साथ वाली गठबंधन सरकार के लिए असाधारण बात थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में विभिन्न रंग और चरण के दल सम्मिलित थे। बहुदलीय प्रणाली स्थिरता प्रदान नहीं कर सकती है, जो कि द्विदलीय प्रणाली कर सकती है। फिर भी अनेक दलों की प्रतियोगी प्रकृति के कारण लोकतांत्रिक सरकार यदाकदा समस्याओं के साथ कुशल कार्यवाही प्रदान करती। 3 एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का अर्थ है राष्ट्र में एक ही दल का उपस्थित होना। जिन देशों के कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे मार्क्सवाद या फासीवाद, वहां सामान्यतः किसी विरोधी दल को रहने की अनुमति नहीं रहती। एकल दल राज्यों में इसलिए कोई विरोधी दल नहीं होता। शासित दलों को छोड़कर शेष दलों को या तो संवैधानिक अनुमति नहीं मिलती या शासकों द्वारा उसे कुचल दिया जाता। इस प्रणाली की शुरुआत रूस में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात साम्यवादी दल के शासन की स्थापना के साथ हुई। हालांकि आलोचकों ने इस व्यवस्था की भर्त्सना की कि यह साम्यवादी दल का सत्तावादी शासन है। रूस ने इसे श्रमिक वर्ग का शासन ठहराया। तुर्क में मुस्ताफा कमाल पाशा के एकल दल शासन ने लोकतांत्रिक होने का दावा किया, जबकि इटली का फासीवाद दल 1922 से 43 तथा जर्मनी में हिटलर नानी का शासन 1933 से 45 विशिष्ट उदाहरण था जिसमें एक व्यक्ति दल का नेतृत्व करता है। अन्य सभी दल को प्रतिबंधित और कुचल दिया जाता है, उनके नेताओं को जेल भेज दिया जाता है या फांसी लगा दी जाती।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई राष्ट्रों ने एक दलीय प्रणाली को अपनाया। पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया तथा हंगरी साम्यवादी दल के शासन के अंतर्गत आ गए। चीन में साम्यवादी दल को पूर्ण सत्ता प्राप्त हुई 1949 के अक्टूबर क्रांति की सफलता के पश्चात। बाद में एक दलीय साम्यवादी शासन की स्थापना उत्तरी कोरिया में हुई। इस उदाहरण का बाद में वियतनाम और क्यूबा ने अनुसरण किया। किंतु कुछ राष्ट्रों ने गैर साम्यवादी एक दलीय शासन पद्धति की शुरुआत की। ऐसा अफ्रीका में तंजानिया, चाड, आइवरी कोस्ट, नाइजर और लिबेरिया में हुआ। कई पश्चिमी लेखकों ने एक दलीय शासन की कोई पद्धति की नहीं माना है, क्योंकि दलीय पद्धति में तब तक नहीं स्थापित हो सकती जब तक उसमें कम से कम दो प्रतिस्पर्धात्मक दल न हो। सर्वप्रथम एक दलीय प्रणाली शब्दावली का प्रयोग 1930 के पश्चात कुछ फासीवादी लेखकों द्वारा हुआ। उनमें से कुछ प्रमुख थे मेमोलेस्को और मार्सल डीट। उन्होंने फासीवादी नाजी तथा साम्यवादी शासन में समानता ढूंढने की चेष्टा की। हालांकि साम्यवादी लेखकों ने ऐसी समानता का विरोध किया। पश्चिमी लेखकों ने सभी एक दलीय प्रणाली को एक ही श्रेणी में रखा, अप्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। जेम्स जुश ने 3 प्रकार के एक दलीय प्रणाली का वर्णन किया। वे हैं उदारवादी एकल दल व्यवस्था, संकीर्ण एक दलीय प्रणाली तथा सत्तावादी या तानाशाह एक दलीय व्यवस्था। उदारवादी एक दल में पार्टी के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र है, नेतृत्व अपनी आलोचना को सुनने के लिए तैयार रहता है तथा स्थानीय सरकार कुछ स्तर तक स्वायत्त रहता है। इस प्रकार इसे प्रजातांत्रिक एक दलीय प्रणाली कहते हैं। कठोर या संकीर्ण एक दलीय व्यवस्था में दल नेता के संपूर्ण नियंत्रण में रहता है और इसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहता। दल के इकाइयों के लिए भी चुनाव की अनुमति नहीं रहती। जो शासन व्यवस्था सेना आक्रमण के परिणामस्वरूप गठित हुआ है, वे भी कठोर एक दलीय राज्य हैं। वास्तव में उदारवादी और कठोर एक दलीय व्यवस्था में विभिन्नता अधिक औपचारिक और कम वास्तविक है। आंतरिक प्रजातंत्र का प्रसार दल नेतृत्व पर निर्भर करता है। एक दलीय शासन का तीसरा स्वरूप सत्तावादी है। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी तथा सोवियत संघ में स्टालिन सभी की शासन व्यवस्था को तानाशाह कहा जा सकता है। इराक में सद्दाम हुसैन की बात पार्टी प्रणाली भी तानाशाह है, जहां लोगों को कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है सिवाय उस तानाशाह को समर्थन देना था उनका गुणगान करना। कई विकासशील देश जिन्होंने एक दलीय प्रणाली को अपनाया, उपनिवेशन मुक्ति के उपरांत धीरे धीरे इसे अस्वीकार कर बहुदलीय प्रजातंत्र को अपनाया। मॉरिस डुवर्ज के अनुसार एक दलीय शासन के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले फासीवाद और साम्यवाद दलों में सशक्त अनुशासन था और तुर्की का एकमात्र दल गणतंत्रीय दल पारंपरिक दलों के निकट था। पुर्तगाल के सलाजर फासीवादी ने 19वीं शताब्दी के उदारवादियों का अनुसरण किया। ग्रह मुसोलिनी की फासीवाद पार्टी से भिन्न था क्योंकि इसमें सैन्य प्रशिक्षित युवक समूह की कमी थी। दूसरे में किसी विशिष्ट सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं जो सामान्यतः क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन करते और यहां तक कि अत्याचार को प्रोत्साहित करते। फिर भी साम्यवादी एवं फासीवादी दलों में बेहद भिन्नता है। जबकि पहले वाला श्रमिक आंदोलनों में आधारित है और निजी संपत्ति को हटाना चाहता है, दूसरे का आचार धनिक वर्ग और उद्योगपति है। तीसरे एक दलीय पद्धति में भिन्नता आर्थिक नीतियों एवं विकास के स्तर पर आधारित है। यह पिछड़े समाज में उभर सकता है, जैसे कि पूर्ववर्ती रूस या तंजानिया में। यह विकसित एवं प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में भी उग सकता है, जैसे कि पूर्वी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। इसके अलावा एक दलीय पद्धति की भूमिका भी विभिन्न होती है। साम्यवादी पार्टी राज्य का अभिन्न मूल अंग हो सकता है, जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ या आज चीन में है। पार्टी और राज्य के बीच भिन्नता स्पष्ट है। दूसरी तरफ फासीवाद पार्टी का प्रयोग शासन की प्रक्रिया के रूप में होता है, यह राज्य संरचना का अंग नहीं बन पाता। फासीवादी पुलिस राज्य को बढ़ावा देते हैं और साम्यवादी का उद्देश्य है राज्य को खत्म कर देना। हालांकि यह कभी संभव नहीं हो सकता। 23.5 दलीय प्रणाली की भूमिका और मूल्यांकन। समकालीन राजनीतिक प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दलीय प्रणाली की भांति दल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। दल की भूमिका इस पर निर्भर करता है कि राज्य व्यवस्था किस प्रकार का है जिसमें वह कार्य कर रहा है। आधुनिक लोकतंत्र में दलीय शासन होता है। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति का यह सुझाव था कि दलहीन लोकतंत्र में शांति और स्थायित्व है। उनके दृष्टिकोण में दल के कारण संघर्ष होता है। हालांकि इन विचारों में कुछ अच्छाई हो सकती है, किंतु आज के वातावरण में यह कुछ अधिक आदर्शात्मक और काल्पनिक है। संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका अध्यक्षात्मक प्रणाली से भिन्न है। पहले में प्रतिस्पर्धात्मक दल लोकमत का निर्माण करते हैं, उम्मीदवार का बयान तथा चुनाव के माध्यम से संसद में अधिकतम सीट प्राप्त करते हैं ताकि वे सरकार बनाने की स्थिति में हो सके। जो दल बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं होते, वे विरोध दल में बैठकर सकारात्मक आलोचना करते हैं। संसदीय लोकतंत्र के कुशल कार्यान्वयन के लिए द्विदलीय प्रणाली को सर्वोत्तम मानती है। किंतु कई लोकतंत्र में, जैसे भारत, कई प्रतिस्पर्धात्मक दल निर्वाचक गणों की विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। सामान्यतः बहुदलीय प्रणाली में कोई भी एक दल बहुमत प्राप्त नहीं करता, किंतु कई दल गठबंधन में प्रवेश कर सरकार बनाते हैं, दूसरे विरोधी दल की श्रेणी में होते हैं। एक दलीय प्रणाली सामान्यतः सर्वाधिकारवादी राज्यों में पाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही दल होता है जो राज्य के साथ एकात्मक हो पाता है। विरोधी दल की कमी होती है, जिसके कारण शासक सत्ताधारी हो जाता है। प्रजातंत्र की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दलों की प्रासंगिकता सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के समय होती है। सरकार के गठन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति न तो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी और न ही उसके द्वारा हटाया जा सकता है। कांग्रेस के सदस्य अपना मत स्वतंत्र रूप से देते हैं, विधायिका के भाग्य को प्रभावित किए बिना। फ्रांस और श्रीलंका ने संसदीय प्रणाली को सशक्त विधायिका राष्ट्रपति से मिला दिया है। इसके कारण इन देशों में दल की भूमिका सीमित हो गई है। 5.1 दलीय प्रणाली का मूल्यांकन। 5.1 दलीय प्रणाली का मूल्यांकन। द्विदलीय प्रणाली के बहुत से गुण हैं। यह शासन में स्थिरता को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री के लिए अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल का निर्माण सरल होता है।
जैसे ही कोई व्यक्ति बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है, वह अपने मंत्रिगण का चयन कर उन्हें विभाग सौंपता है। अनुशासित द्विदलीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का कार्य सरल रहता है, जब तक कि नेता कमजोर नहीं होता या दल में सांप्रदायिकता नहीं रहती। ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री को विभिन्न सांप्रदायिक नेताओं को शांत करना होता है। दूसरे, सरकार में परिवर्तन लाने के लिए अत्याचार या क्रांति का कोई स्थान नहीं होता। अगले चुनाव में लोग अपना जनमत खींचकर हटा सकते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी राष्ट्रपति का चयन लोगों द्वारा होता है, बिना अत्याचारी साधनों का प्रयोग किए हुए। द्विदलीय प्रणाली में मतदाताओं का कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि चयन करने के लिए मात्र 2 ही विकल्प रहते हैं। चौंक विरोधी सशक्त रहता है, उसकी आवाज को शासन करने वाला दल ध्यानपूर्वक सुनता है और उनके विचार को गंभीरतापूर्वक विचारा जाता है। शासन करने वाला दल सतर्क रहता है और विरोधी को यह संवर्धा लगता है कि अगले चुनाव में उसे ही बुलाया जाएगा, इसलिए वे कार्य होने वाले सुझाव देते रहते हैं। द्विदलीय प्रणाली के आलोचकों का अपना मत है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में मतदाताओं के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। कई मतदाताओं के विचार ये दोनों दल नहीं प्रस्तुत कर पाते। उन्हें यह अवसर नहीं मिलता कि विधायिका में उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरे, बहुमत दल अपने पूर्ण बहुमत के आधार पर किसी भी विधि निर्माण को विधायिका द्वारा स्वीकृत करा सकता है। विरोधी को अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता, किंतु वास्तव में संसद की शक्तियां सीमित ही जाती है। तीसरे, विधायिका के सदस्य दल के चेतक द्वीप को सिर्फ पूरा करते हैं और उनके प्रयास को भी अधिकतर नियंत्रित किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह लोगों के लिए व्यापक चयन उपलब्ध कराता है। विभिन्न भागों से लोग अपनी आवाज अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते भी हैं और नहीं भी। अधिकतर मामलों में गठबंधन सरकार का निर्माण होता है, जो विभिन्न दलों की नीतियों के समझौते के आधार पर होता है। परिणाम स्वरूप सिद्धांत पीछे छूट जाता है। गुण पक्ष में यह देखा जाता है कि यह अधिक लोकतांत्रिक है और कोई भी दल निरंकुश या सत्तावादी नहीं हो सकता। दूसरे, विधायिका के प्रति सम्मान बढ़ता है, क्योंकि इसमें सदन के भीतर कई वाद विवाद के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। ये दल के किसी गुट से नहीं आते या विधायक द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त करते। यह व्यवस्था सभी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित करता है और उनके हितों की भी रक्षा करता है। हालांकि नकारात्मक पक्ष में बहुदलीय प्रणाली से अनुशासन में कमी आती है और गठबंधन सरकार का लगातार निर्माण और गिरावट होता रहता है। विधायिका को समझौता करना पड़ता है और सरकार भी अनिर्णय से पीड़ित रहती है। अस्थिरता एवं अनुशासन में कमी बहुदलीय प्रणाली के मुख्य दोष हैं। आपातकालीन समय के लिए यह प्रणाली अनुचित है, जहां शीघ्रता में निर्णय की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई दल, विचारधाराएं एवं नेता अंतर्निहित होते हैं। एक दलीय प्रणाली के आलोचक इसे सर्वाधिकारवादी मानते हैं, जिसमें लोगों की इच्छा को दबाया जाता है। दूसरी तरफ इसके समर्थक इसे राष्ट्रीय हित का संरक्षक मानते हैं, क्योंकि इसमें जल्द निर्णय लिया जाता, समय नहीं बर्बाद किया जाता तथा अनावश्यक व्यय भी नहीं होता। मार्क्सवादी दल को वर्ग के हित के प्रतिनिधि के रूप में देखता है और यदि कई दल हैं, तब इससे वर्ग संघर्ष होता है, जिसमें राष्ट्रीय हित का त्याग किया जाता है। मार्क्सवादी के अनुसार एक दल श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फांसीवादी अपने दल को शासन का उपकरण समझते हैं, जो अपने नेता की सहायता करता है ताकि राष्ट्र का गौरव बढ़े। इन गुणों के बावजूद एक दलीय व्यवस्था की आलोचना इसलिए होती है, क्योंकि यह लोगों को अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट करने का अवसर नहीं प्रदान करता। लोगों को दल एवं उनके नेताओं की आज्ञा का अंधाधुंध पालन करना होगा। यह व्यवस्था न सिर्फ अप्रजातांत्रिक है, बल्कि लोगों के पहल को भी नष्ट करता है। पश्चिमी लेखक जैसे फाइनर का यह मानना है कि सत्तावादी एकल दल को दल ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह प्रणाली का भाग न बनकर पूर्ण निरंकुश और सत्तावादी राजनीतिक समूह है। ऐसे दल सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और जनसाधारण के नेतृत्व के गुणों को समाप्त कर देते हैं। भिन्न भिन्न पार्टी प्रणालियों की अच्छी और बुरी बातों का निष्पक्ष विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि सुसंगठित, अच्छा अनुशासित द्विदलीय प्रणाली से अच्छी प्रणाली कोई नहीं हो सकती है। मां लोकतांत्रिक है और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करती है।